अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है शख्सी कानून। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो डिस्कशन रहेगा क्रिश्चियन यानी ईसाई जो शरीयत है और पारसी शरीयत है, उस पर हम लोग बात करेंगे और उनके शख्सी कानून क्या है। और दूसरा, मैं इस पे भी आपकी ध्यान करने की कोशिश करूंगा कि आपका जहन इस तरफ ले जाऊं कि शख्सी कानून यानी पर्सनल लॉज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल से क्या हिमायत मिलती है, क्या संविधान या हमारा जो आइन है वो उसको किस तरीके से उसकी हिफाजत करने की कोशिश करता है। भारत के जो आइन है उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो 1950 में लागू हुआ। ठीक है। और आपको मालूम है हमारे मुल्क में अलग अलग तरीके के अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं और ऐसे भी लोग रहते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते हैं। ठीक है। तो उनके पर्सनल लॉस, जिसको उनकी शरीयत भी बोल सकते हैं, पर्सनल लॉस, उनके पर्सनल लॉस की प्रोटेक्शन है। मेजर रिलीजन जो हिंदुस्तान में या मेजर जो धर्म के मानने वाले हैं वो कौन कौन से मजहब के लोग हैं? वो हिंदू मजहब के लोग हैं, तो उनके लिए हिंदू लॉस लागू होता है। ठीक है। फिर मुस्लिम लॉज है, क्योंकि एक मुस्लिम मानने वाले भी हैं तो मुस्लिम लॉस, इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं तो उनके लिए मुस्लिम लॉस। फिर क्रिश्चियन लोग, आपको लोग भी मिलेंगे क्रिश्चियन मजहब के मानने वाले लोग, तो उनके लिए क्रिश्चियन लॉज। फिर कुछ लोग हैं जो पारसी हैं, बहुत आबादी इन लोग की कम है, लेकिन पारसी के लिए भी कानून है। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए जो है, उनके लिए अलग से जो है कानून बने हैं, उनके लिए अलग से कानून बने हैं। उनके लिए जो विरासत का कानून है वो कानून है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, इंडियन सक्सेशन एक्ट। और अगर उनकी शादी का कानून है तो उनके लिए शादी का कानून है इंडियन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट उसको बोलते हैं, उसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है। अगर कोई शख्स अपनी शादी अपने मजहब के नुक्ते नजर से नहीं करना चाहता है तो उसके लिए भी कानून है, उसके लिए कानून है, उसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक। तो जो शख्सी कानून है उसमें इस तरीके की बात होती है कि शख्सी कानून से यह पता चलता है कि जो शख्स है, जो एक शख्स है, उस पे अगर कोई उसके इंटरनल मैटर्स है, इंटरनल मैटर्स का मतलब जैसे उसको शादी करनी है, मैरिज, शादी मैरिज अगर करनी है, डाइवोर्स यानी तलाक का मामला है। ठीक है। तलाक का मामला है। ठीक है। फिर जो है सक्सेशन यानी विरासत का मामला है। ठीक है। वसीयत, विल का मामला है। ठीक है। वसीयत यानी विल का मामला है। अडॉप्शन यानी गोद लेने का मामला है। ऐसे सब मामलों में उस शख्स के जो इंडिविजुअल, अगर वो किसी मजहब का मानने वाला है तो इंडिविजुअल मजहब के मानने वाले के लिए उस मजहब की जो शरीयत है, उस मजहब के जो कानून है वो लागू होंगे। ठीक है। और इसकी जो है हमारा आइन उसकी इजाजत देता है कि उस पे उस शरीयत को लागू किया जा सकता है जिस मजहब का वो मानने वाला है। और भारत का जो आइन है वो आर्टिकल 25 में इस बात की इजाजत देगा कि जो जिस मजहब का मानने वाला है वो अपने मजहब की शरीयत के नुक्ते नजर से अपनी जो पर्सनल मैटर्स है उसको डील कर सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के जहनों में ये सवाल होगा कि क्या शरीयत के मामले में कोर्ट दखलंदाजी कर सकती है? तो इसका जवाब यह है कि अगर कोई मजहब के लोग हैं और उन्होंने शादी जो है अपने मजहब के हिसाब से की थी, तो उनकी शादी का जो कानून होगा उसमें जो लागू होगा वो उसी मजहब का कानून लागू होगा। जैसे जो हिंदू मजहब के दो लोग हिंदू मजहब के लोग हैं, उन्होंने शादी करी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। अब वो उसको शादी को डिसॉल्व यानी उसको खत्म करना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, तो उन पे जो कानून लागू होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट का जो डाइवोर्स के प्रोविजन है, प्रावधान जो है वो लागू होंगे।
होंगे। इसी तरीके से कोई शख्स जो ईसाई मजहब का है या मुस्लिम मजहब का है, इस्लाम मजहब का मानने वाला है, तो अगर उसकी शादी निकाह के जरिए हुई है या मुस्लिम शरीयत के अंडर हुई है तो उसके ऊपर वही कानून लागू होंगे जो मुस्लिम शरीयत कहती होगी। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में आपको ये बताया जाएगा, और चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा कि जो मेजर चीजें, शादी, तलाक, बुरसा, वसीयत और गोद लेना, ये सारी चीजें जो है किसी भी एक शख्स की जो शरीयत होती है, जिस मजहब का वो मानने वाला है उसकी वो लागू होगी, और जो जिस मजहब का मानने वाला भी नहीं है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ कानून है। जो कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी मजहब का मानने वाला नहीं है और वो भी अपनी वसीयत करना चाहता है तो उसके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास कानून है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, क्योंकि जो हमारी कानून साज असेंबली है वो सारी चीजें देखती है और उसके बाद ही कानून बनाती है। कानून साज असेंबली, और ये कानून बनाने का, जैसे मुझे याद हो कि हम जब फर्स्ट लेक्चर कर रहे थे तो हमने ये बताने की कोशिश की थी आपको कि कानून साज असेंबली में कानून जब बनेंगे तो उन पे क्या बात होगी, और कानून बनाने का काम है किसका। असल में हमारे यहाँ जो हुकूमत है वो कानून की हुकूमत है, यानी कानून का राज है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ लॉ। क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, यानी किसी एक शख्स का राज नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ जो हुकूमत है वो रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ की हुकूमत जब होती है, यानी कानून की जब हुकूमत होती है, तो कानून के जरिए हुकूमत की जाती है। जिसका मतलब, जिससे आप ऐसे समझिए, अगर किसी शख्स ने चोरी की तो चोरी के लिए जो प्रधानमंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप से सजा नहीं देंगे जब तक कि उस पर कोई कानून ना हो। ठीक है, और अगर कोई कानून नहीं है तो सजा नहीं होगी। ठीक, आज मान लेते हैं चोरी पे कोई कानून नहीं होता तो क्या उस किसी शख्स को किसी का फोन चुराने के लिए वो उसे सजा दी जा सकती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब कानून का राज है तो कानून के राज में कानून होना जरूरी है। पहले कानून होगा, फिर उसकी खिलाफ वर्जी पे किसी शख्स को सजा दी जा सकती है या सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो जब कानून के राज की बात होगी तो कोई भी चीज होगी तो पहले कानून बनाया जाएगा, उसके नुक्ते नजर से फिर देखा जाएगा कि ये शख्स ने अपराध किया है या नहीं किया है। और मतलब कोई अपराध की बात है तो अपराध, नहीं तो अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला है, कोई दीवानी का मामला है, कोई ऐसा मामला है जिसमें प्रॉपर्टी हो रही है या शादी का मामला है, तो उसमें कानून देखना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए कानून का होना जरूरी है। तो कानून का राज का मतलब समझिए कि कानून से राज करेगी सरकारें। मतलब अब कानून का राज होगा तो कानून के राज में कानून बनाना होगा, तो कानून बनाएगा कौन? कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट है। कानून बनाने के लिए क्या है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है वो डील करती है, पार्लियामेंट क्या डील करती है? अब कानून बनाने का काम अगर पार्लियामेंट का है तो पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट क्या करेगी? एक बिल पेश करेगी, एक मसौदा पेश करेगी, उस पे जो है बहस होगी, बहस होने के बाद वो, और आपको मालूम है पार्लियामेंट में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं, एक होती है लोकसभा, फिर होती है राज्यसभा, फिर तीसरी चीज होती है प्रेसिडेंट। कोई कानून, ये दो सदन है, जो 2 सदन है, जिसको एक को अपर हाउस कहते हैं, एक को लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। लोकसभा में एमपी डायरेक्ट चुन के भेजते हैं, हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। भारत की आवाम जो है डायरेक्ट वोट करती है, अपने लोगों को, अपने नेताओं को चुन के भेजती है, और जिस पार्टी के ज्यादा एमपी होते हैं उसका प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो ये लोकसभा में चुन के भेजा जाता है। फिर राज्यसभा में जो लोग हैं, ये राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इसका 5 साल का टेन्योर होता है। लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है, राज्यसभा का जो टेन्योर है वो 6 साल का है। और इसके 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। ठीक है, एवरी 2 इयर्स। ठीक, तो
ये परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन लोकसभा हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है और नई लोकसभा बनती है। जैसे अभी 2024 में नई लोकसभा बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी दफा भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसको शख्सी कानून के तहत डील किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ शख्सी कानून के बारे में थोड़ा पता चला हो। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग अगला क्लास अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी और पारसी कम्युनिटी से आ सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे की शुरुआत करेंगे कि रेमेडीज क्या अवेलेबल है